नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सभी बच्चों को परेशानी होती है संस्कृत के अनुवाद बनाने में। उन्हें नहीं पता होता है कि संस्कृत का अनुवाद बनाने के कौन कौन से नियम हैं। तो आज इस वीडियो में हम सभी नियम जानने वाले हैं। सभी जो विभक्तियाँ हैं, विभक्तियों का कहाँ प्रयोग होता है अनुवाद बनाने में, उन सब की हम जानकारी इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखिए, और अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देखा तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से अनुवाद बनाने आ जाएंगे। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत ही, चाहे वो किसी भी क्लास के विद्यार्थी हों, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कर्म कारक से। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए, द्वितीय विभक्ति का जो चिन्ह है वो चिन्ह है को। वाक्य के अंदर जहाँ पर को आ जाए वहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। जो द्वितीय विभक्ति का जो चिन्ह होता है, या हलंत वाला माँ होता है, या फिर ये अंकी बिंदी लगाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे कहाँ। तो देखिए क्या नियम है, कहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति को लगाएंगे। आपने चिन्ह को जान लिया कि को आएगा। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। देखिए इस कारक का चिन्ह क्या है, को होता है। वाक्य में को आएगा। कहीं कहीं पर ये चिन्ह छिपा रहता है, मतलब जरूरी नहीं है को आए, लेकिन को का भाव रहता है। जैसे बालक विद्यालय जाता है, तो इसमें को नहीं लिखा है, लेकिन भाव है कि बालक विद्यालय को जाता है। ठीक है। यथा जैसे राम राम फल खाए, यहाँ पर फल क्या है, कर्म कारक है। ठीक है, यानी राम ने किसको खाया, फल को खाया। ठीक है, किंतु यहाँ को चिन्ह छिपा हुआ है। यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक से देख लीजिए, राम फल खाए, यहाँ पर को नहीं लिखा हुआ है, लेकिन को छुपा हुआ है, यानी राम ने किसको खाया, फल को खाया। ठीक है, तो इस कारक चिन्ह के छिपा रहने पर अथवा उपस्थित रहने पर प्रत्येक स्थिति में कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। यानी कर्म कारक में कौन सी विभक्ति लगाते हैं, द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि द्वितीय विभक्ति कहाँ पर लगाते हैं। जो हमारा कर्म होता है उसी में हम द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। अब जैसे ये वाक्य लिखा हुआ है, कृष्ण गोकुल को जाता है, तो इसमें हम कैसे पता करें कि इसमें कर्म कौन सा है, हम किस में जा कर के द्वितीय विभक्ति लगा दें। तो देखिए, कर्म कारक को ज्ञात करने के लिए, कर्म कारक को जानने के लिए क्रिया से पहले किसको अथवा क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही कर्म कारक होता है। जैसे यथा का अर्थ होता है, जैसे रामः फलम खादति, राम फल खाता है। तो अगर हम इसमें किसको का प्रश्न करें कि राम किसको खाता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, फल। फल होगा तो समझ लो कि फल क्या है, फल ही कर्म है। या क्या लगाकर भी प्रश्न पूछ सकते हैं, राम क्या खाता है, तब भी उत्तर आएगा फल। ठीक है, तो कर्म जानने के लिए किसको या क्या का प्रश्न करते हैं, जो उत्तर आए वही कर्म है, और उसी में हम लगा देते हैं क्या, द्वितीय विभक्ति का चिन्ह। ठीक है, जैसे लिखा है फल। ठीक, अगर अभी मैंने बताया कि यहाँ पर माँ भी लगाते हैं और ये अंकी बिंदी भी लगाते हैं, तो कहाँ आप माँ लगाएंगे, कहाँ अंकी बिंदी लगाएंगे। तो जहाँ पर व्यंजन वर्ण होगा वहाँ पर आप ये लगाएंगे। ठीक है, जैसे ये लिखा है फलम, क्योंकि खा क्या है, व्यंजन वर्ण है। और अगर स्वर आए, ठीक है, स्वर कोई वर्ण आ जाए तो हम ये लगाएंगे। ठीक है, हलंत वाला माँ। इस वाक्य में क्या खाता है प्रश्न करने पर उत्तर में फलम आता है। ठीक है, अतः फल में कर्म कारक होने से द्वितीय विभक्ति है। अब यहाँ पर अनुवाद देख लीजिए, कृष्ण गोकुल को जाता है, तो कृष्ण करता है, और कर्ता में हम क्या लगाते हैं, देखिए ये कर्ता में दो विसर्ग लगा देते हैं। तो कृष्ण की जब आप संस्कृत बनाएं तो दो विसर्ग लगा करके कृष्ण बन गया। ठीक है, अब कृष्ण कहाँ को जाता है, गोकुल को जाता है, तो गोकुल क्या है, कर्म है। तो कर्म में हम क्या लगाएं, हम अंकी बिंदी लगाएंगे, क्योंकि आगे लिखना है हमें, जाता की होती है गच्छति, तो गा क्या है उसके आगे,
व्यंजन वर्ण है तो इसलिए हम इसमें अंक की बिंदी लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये अंक की बिंदी यहाँ पर लगा। इस कृष्ण गोकुल को जाता है, संस्कृत बनेगी। देखिए कितना आसान है। कृष्ण है गोकुलम गच्छति, जाता है की होती है गच्छति। इसी तरह से आगे का वाक्य है राधा कृष्ण को देखती है। अब राधा स्त्रीलिंग है इसलिए राधा की संस्कृत बनाने के लिए विसर्ग नहीं लगते हैं। लेकिन किसको देखती है? कृष्ण को देखती है। कृष्ण क्या हो गया? कर्म कारक हो गया, तो इसमें हम कृष्ण लिख करके अंक की बिंदी लगा देंगे। ठीक है, देखिए लेकिन पढ़ेंगे वही कृष्णम। और देखती है इसकी संस्कृत होती है पश्यति। तो वाक्य बना राधा कृष्णम पश्यति। अगला वाक्य है कृषक बैल को मारता है। कृषक यानी कृषक का अर्थ होता है किसान। तो कृषक तो वैसे संस्कृत का ही शब्द है। अगर हाँ किसान होता, यहाँ पर लिखा होता है किसान बैल को मारता है, तो जब किसान की हम संस्कृत बनाते तो बनाते कृषक है और उसका आगे दो विसर्ग लगा दिए। देखो विसर्ग लगा दिया है। और बैल, बैल क्या है? किसको मारता है? किसान बैल को मारता है। तो बैल क्या हो गए? कर्म कारक हो गए और उसमें हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे यानी अंक की बिंदी लगाएंगे। और बैल की संस्कृत होती है वृषभ। ठीक है, और मारता है, मारते को कहते हैं ताड़यति। देखिए अगर एक है, ठीक है, कर्ता एक है तो लास्ट में ती आ रहा है। आप ध्यान से देखिए, कर्ता एक होता है तो ती आता है। और देखिए जाने को कहते हैं गच्छति, देखने को कहते हैं पश्य और पीटने को कहते हैं ताड़ना। ठीक है, ताड़यति। अब अगला वाक्य देखिए हम दोनों श्रीनगर को जाते हैं। हम दोनों कहाँ जाते हैं? श्रीनगर को जाते हैं। तो श्रीनगर हमारा क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। और हम दोनों की जो संस्कृत होती है वो होती है आवाम। आवाम और श्रीनगर को जाते हैं। देखो श्रीनगर लिखा और उसके आगे अंक की बिंदी लगा दी। ठीक है, और आवाम की जगह आप लास्ट में आवे आता है तो ये हुआ गच्छाव। ठीक है, तुम सब कहानियाँ सुनते हो। तुम सब की संस्कृत क्या होती है? यूयम। और कहानियों को कहते हैं आख्यानानि। बहुत सारी कहानियाँ सुन रहे हैं, आख्यानानि आकर्ण्यथ। ठीक है, आकर्ण्यथ माने सुनते हो। अगला वाक्य है मैंने कानपुर को देखा। मैंने किसको देखा? कानपुर को देखा। तो मैंने की संस्कृत होती है अहम। और किसको देखा? कानपुर को देखा। तो यहाँ पर देखिए कानपुरम अपश्यम, देखा। देखा भूतकाल का हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? स्वर आया है तो इसीलिए यहाँ पर ये नहीं लगाया, यहाँ पर लगाया है हलंत वाला माँ। तो इसलिए वाक्य बना है अहम कानपुरम अपश्यम। आगे का वाक्य राम लक्ष्मण बन गए। तो राम लक्ष्मण दो है तो राम लक्ष्मणों। ठीक है, कहाँ को गए? वन को गए। तो वनम में द्वितीय विभक्ति लगी है और लिखा है वनम। और दो लोग हैं जाने वाले राम और लक्ष्मण, तो बनेगा अगच्छताम। ठीक है, अगला वाक्य हम सब प्रदर्शनी जा रहे हैं। हम सब की संस्कृत होती है वयम। और प्रदर्शनी किसको जा रहे हैं? प्रदर्शनी को जा रहे हैं। तो प्रदर्शनी लिख करके अंक की बिंदी लगाई है क्योंकि आगे गच्छाम वयम के साथ लगता है गच्छामः। ठीक है, तुम सब खाना खाते हो। तुम सब की क्या होती है? यूयम। और किसको खा रहे हैं? भोजन को। तो भोजन में क्या है? भोजनम। और यूयम के साथ लगता है था, तो हो गया खादत। मैं माता पिता को प्रणाम करता हूँ। तो मैं की हुई अहम। और पित्रो, माता पिता का पित्रो, जब दो आते हैं तो अव की मात्रा लगी, जैसे राम लक्ष्मणों माता पिता। ठीक है, पित्रो प्रणमामि। अब यहाँ पर देखिए कर्म कारक, कर्म कारक दु कर्मक धातुओं का प्रयोग। जरूरी नहीं है कि जिसमें कर्म होता है उसी में हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम और जगह भी करते हैं, जैसे दूह, दूहने में करेंगे, मांगने में करेंगे यच, और पकाने में करेंगे जिसकी संस्कृत होती है पच, दंड देने में करेंगे दंड में, रुद्ध में रोने में, प्रच मतलब पूछने में, ची चुराने में, ब्रूह बोलने में, सास माने उपदेश देने में, जी माने जीतने में, मथ माने मथने में, मुस मतलब चुराने में, नी मतलब ले जाने में, है हरण करने में, छीनने में, चुराने में, क्रस मतलब खींचने में, ये खींचकर खोद कर निकालना या ढोना, ये 16 द्विकर्मक धातुएं कहलाती हैं क्योंकि इन सब में ये कर्म कारक द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक है, इन 16 द्विकर्मक धातुओं तथा इनके अर्थ रखने वाली धातुओं के योग में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राधा गाय से दूध दूती है, तो यहाँ पर दूध आ गया, दुहु धातु आ गई। तो राधा धेनु से दुग्धम
दोग्धी। ठीक है, राधा धेनुम दुग्धम दोधी। सोहन मोहन से पुस्तक मांगता है, मांगने पर भी द्वितीय विभक्ति लगती है। सोहन मोहनम पुस्तकम याचति। ठीक है, राजा चोर को 100 रुपए का दंड देता है, दंड में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। निरपर चोरम शतम दंड्यति। राम गाय को बाड़े में घेरता है, रामः ब्रजम अवरुणध्य गाम। शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है, प्रश्न में भी द्वितीय विभक्ति लगेगी। शिष्य गुरुम प्रश्नम पृच्छति। पक्षी खेत से तिनका चुनता है, खग क्षेत्रम तृणानि चिनोति। चुन रहा है तो चुनने में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। गुरु शिष्य को धर्मोपदेश देता है, गुरु शिष्य को तो गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते। सब में आपने देखा कि इन सब में भी द्वितीय विभक्ति लगी है। और देखिए, शिष्य को धर्म की शिक्षा देता है तो शिष्यम धर्म शास्त्री। प्रवीण सुरेश से 100 रुपये जीतता है, जी धातु में भी लगती है ना, जीतने में भी, तो प्रवीण सुरेश है शतम जयती। माता दधी से मक्खन मथती है, जननी दधी, मक्खन का अर्थ होता है नवनीत, नवनीतम मथनती। वह चावल से भात पकाती है तो सा तंडुलान ओदनम पचती। गणेश महेश के 100 रुपये चुराता है तो गणेश महेश शतम मुष्णाति। दिनेश फलों को गांव ले जाता है तो दिनेश फलानी ग्रामम नयति। चोर नारी से आभूषण छीनता है, चोर है नारीम आभूषण हरती। किसान बैल को खेत में खींचता है तो कृषक है भृषभ क्षेत्रम कर्षति। श्रमिक कंधे से भार ढोता है, श्रमिक स्कंद भार बहती। आपने देखा कि कर्म में तो होती है या लगती है द्वितीय विभक्ति, लेकिन इन शब्दों में भी अगर ये आ जाए, दुह आ जाए, या मतलब वाक्य में दुहना आ जाए, मांगना आ जाए, पकाना आ जाए, दंड देना आ जाए, रोना आ जाए, पूछना आ जाए, चुराना आ जाए, बोलना आ जाए, उपदेश देना आ जाए, जीतना आ जाए, मथना आ जाए, चुराना आ जाए, ठीक है, हरण करना आ जाए या खींचना आ जाए, ढोना आ जाए, इन सब में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, कॉपी में इसको लिख लीजिए कि किन किन वाक्यों में द्वितीय विभक्ति लगती है और कहाँ कहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगती है। कर्म कारक द्वितीय उपपद विभक्ति का प्रयोग। देखिए, नियम है, जब कारक अनुसार विभक्ति नहीं होती वरन किसी विशेष पद के कारण कोई विशेष विभक्ति होती है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे जाने गम प्रवेश करने में, प्रविश तथा चढ़ने के आ प्लस रूह अर्थात वाली धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। देखिए, जब कोई निरंतर चलता रहता है तो समयवाचक शब्द में द्वितीय विभक्ति होती है, निरंतर चलने में। शीड सोना, जो सीड होता है, सीड माने सोना, ठीक है। स्था स्थित होने में, आस बैठने में अधि उपसर्ग आती है तो इनके आधार पर भी द्वितीय विभक्ति होती है। आपको क्या याद रखना है कि सीड, स्था, आस, अधि, इनमें भी और निरंतर चलने में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। और यदि वश, उप, अनु, अधि, आड उपसर्ग पूर्वक आते हैं तो इसके आधार में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। और एक सूत्र आपने याद किया होगा द्वितीय विभक्ति का, अभितय परितय समयानिक्साहा प्रतियोगेपि, इन शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे अंतरा बीच में, अंतरेण बिना, और अभितय परितय समयानिक्सा हा प्रति उभयत सर्वत्र धिक आदि शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक है, क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति एक वचन में भी लगती है। जैसे यहाँ पर देखिए, आदर्श वाक्य देख लीजिए, रामनगर को जाता है। ठीक है, तो इसमें तो रामनगर को जा रहा है, तो राम कहाँ को जा रहा है, नगर को जा रहा है, तो नगर क्या हुआ, कर्म हुआ, तो राम है नगरम गच्छति। ठीक है, लड़के कक्षा में प्रवेश करते हैं तो बालकः कक्षाम प्रवसन्ति। सैनिक घोड़े पर चढ़ता है तो सैनिक है अश्वम आरोहिति।
राम 14 वर्ष तक वन में रहे, तो राम है 14 वर्षाणि वने निवसत। बालक पलंग पर सोता है, बालकः पर्यंकम अधिशेते। राजा सिंहासन पर बैठता है, तो देखिए निरपः सिंहासनम अध्यास्ते। ठीक है, स्था धातु यहाँ पर है बैठने को स्था, तो यहाँ पर देखिए सिंहासनम, सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति लगी है। वे वन में ठहरते हैं, ते कहाँ पर ठहरते हैं, वन में, वनम अधितिष्ठन्ति। हरि वैकुंठ में रहते हैं, हरि वैकुंठम उपवसति। मृग तेज दौड़ता है, मृगः सत्वर धावति। गुरु के चारों ओर छात्र बैठते हैं, गुरु परितः अभितः छात्राः तिष्ठन्ति। मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति। ज्ञान के बिना सुख नहीं, ज्ञानम बिना सुखम नास्ति। धन के बिना सुख नहीं, धनम अंतरेण सुखम नास्ति। मैं खेत की ओर जाता हूँ, अहम क्षेत्रम प्रति प्रगच्छामि। आपने जान लिया कि किस किस में द्वितीय विभक्ति लगती है। देखिए गम धातु में भी लगेगी, विष में भी लगेगी, रूह मतलब चढ़ने पर भी लगती है, और चीड सोने में भी लगेगी, स्था में भी लगेगी, आस में भी लगेगी, अधि में भी लगती है। ठीक है, और बस, उप, अनु, अधि, आंग, उपसर्गाएं तो इनमें भी लगती है, और बिना के योग में भी लगेगी, बीच में भी लगेगी, और अभितः परितः समायनिक सहा प्रति योगेपि सूत्र के अनुसार अभितः परितः समायनिक सहा प्रति उभयत सर्वत्यधिक आदि शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। ये भी आपने जान लिया, समझ लिया। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपने कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग समझ लिया। अगली वीडियो में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग समझेंगे। सभी विभक्ति को अगर एक वीडियो में समझा जाएगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए एक वीडियो में एक ही विभक्ति का प्रयोग आपको समझाया जाएगा। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखना, समझना, कॉपी में लिख लेना, और कुछ ना आए समझ में तो कमेंट में पूछ लेना। वीडियो देखकर अपने मित्रों को शेयर कर देना ताकि इस वीडियो का लाभ उनको भी मिले। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।